नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। ये जो टॉपिक है, जिन स्टूडेंट ने नेशनल सीड कॉरपोरेशन का जो फॉर्म भरा हुआ है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन का और सीनियर ट्रेनी जो है एग्रीकल्चर वाला, उसमें जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेनेटिक्स से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे एमटी के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, न्यूक्लिक एसिड से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, इसके पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स। याद रखना, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स होता है। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जैव अणु। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारी कोशिका के अंदर एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स होता है, जैव अणु होता है। अब जैव अणु जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है ना, एक होते हैं लघु, एक होते हैं वृहद। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूक्लिक एसिड इज ए माइक्रो मोलिक्यूल्स या फिर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो याद रखना आपको, न्यूक्लिक एसिड इज मैक्रो। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैक्रो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैक्रो होता है। तो ये एग्जामों में पूछा जाता है न्यूक्लिक एसिड क्या है, मैक्रो होता है या माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैक्रो होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ें। न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी है ये किसने की, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की है। न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी की है वो फ्रेडरिक मैस्टर। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की है, तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की है, एफ मैस्टर के द्वारा की गई है। एफ मैस्टर के द्वारा न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की गई। याद रखना, फ्रेडरिक मैस्टर, एफ मैस्टर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की है। एफ मैस्टर ने इनको न्यूक्लिक एसिड की खोज जो की है वो पस सेल, ठीक है, किस सेल में, पस सेल। पस मीन्स जिसके अंदर वो पीप पड़ जाती, पस पड़ जाती, उस सेल के अंदर, पस सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की खोज की। और न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम दिया है, न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। किसने, फ्रेडरिक मैस्टर ने। फ्रेडरिक मैस्टर ने डिस्कवरी की है किस सेल के अंदर, पस सेल के अंदर। और क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। अब सर वो जो आप न्यूक्लिक एसिड किसने नाम दिया, तो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है वो दिए अल्टमैन ने। न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है, न्यूक्लिक एसिड शब्द ये किसने दिया है, अल्टमैन के द्वारा दिया गया है। न्यूक्लिक एसिड शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है, अल्टमैन के द्वारा दिया गया है। क्लियर, न्यूक्लिक एसिड टर्म इज गिवन बाय अल्टमैन। अब ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, हमारी कोशिका के अंदर, हमारे शरीर के अंदर न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है इसका पूरा नाम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। याद रखना, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर मतलब बहुलक। न्यूक्लिक एसिड किसके बहुलक होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड किसके बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। किसके होते हैं, तो आंसर होता है न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं, तो आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड्स के। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस
पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? इन तीनों से मिलकर बनता है। किस किस से? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली शर्करा और फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इसमें से फॉस्फेट को हटा देते हैं तो रह जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या रह जाता है? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, अगर ये दोनों है पेंटोस शुगर तो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फॉस्फेट जोड़ दे तो क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, ये दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मिलियंस के होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पायरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होंगे, पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस और प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। तो पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस जो होता है, ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के कितने एग्जाम्पल होते हैं? 3 एग्जाम्पल होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं मेनली। पायरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस 3 एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस जो है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे साइटोसिन का स्ट्रक्चर, यूरेसिल, इस रिंग को क्या बोलते हैं हम? इस रिंग को पायरिमिडीन रिंग कहते हैं। इस रिंग को क्या कहते हैं हम? पायरिमिडीन। इस रिंग को क्या बोला जाता है? पायरिमिडीन रिंग, ठीक है। इस रिंग को क्या कहते हैं? पायरिमिडीन रिंग कहते हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन होते हैं। आपको 2 नाइट्रोजन दिख रही होंगी, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। 4 कार्बन होते हैं, 2 नाइट्रोजन होती है। इस रिंग को, इस वलय को क्या कहते हैं हम? पायरिमिडीन रिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है पायरिमिडीन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो पायरिमिडीन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? पायरिमिडीन के एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन से? यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। पायरिमिडीन के एग्जाम्पल साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब दूसरा नाइट्रोजन बेस होता है प्यूरिन। दूसरा नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है? प्यूरिन। दूसरा नाइट्रोजन बेस कौन सा है? प्यूरिन। तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस के एग्जाम्पल होते हैं 2, ग्वानिन और एडिनिन। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्वानिन होता है। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्वानिन और एडिनिन। ग्वानिन और एडिनिन, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 रिंग होती है। मतलब प्यूरिन नाइट्रोजन बेस के यहाँ पर, पायरिमिडीन में एक ही रिंग होती है, यहाँ पर आपको 2 इधर, एक ये वाली और एक वाली। तो इस वाली को तो क्या बोलते हैं हम? पायरिमिडीन रिंग कहते हैं। इस वाली रिंग को क्या बोलते हैं हम? पायरिमिडीन रिंग। इस वाली रिंग को क्या बोलते हैं हम? पायरिमिडीन रिंग कहते हैं, जो कि 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन से मिलकर बनती है। और ये वाली दूसरी वाली, ये वाली रिंग, इसको बोला जाता है इमेडिजोल रिंग, जो कि 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन से मिलकर बनती है। क्लियर? तो प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार है। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार? एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार 2 होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन। तो इसके अंदर 2 रिंग होती है, एक वाली इसको कहते हैं हम पायरिमिडीन रिंग, इसको कहते हैं इमेडिजोल रिंग। क्लियर? ये एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, प्यूरिन कौन सा होता है, पायरिमिडीन कौन सा होता है, रिंग। ये मैं इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो एग्जाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वहाँ पर थोड़ा डीप में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इतना थोड़ा डीप में बता रहा हूँ। क्योंकि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्जाम में डीप, जेनेटिक्स बहुत ही डीप में आती है, और डीएनए तो इतना डीप में आता है बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत डीप में थे, इसलिए मैं आपको ये डायग्राम और स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर याद रखने की कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अब आगे पढ़ने वाले हम
अब नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस कौन होता है, फॉस्फेट शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर अभी हमने यहाँ पर ये लिखा है, इसको इधर लिख लेते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों होते हैं। ये तीनों किसके अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। अभी हमने नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया है, अभी हमने क्या पढ़ लिया है, नाइट्रोजन बेस के, नाइट्रोजन क्षार, हिंदी में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार। अब पढ़ने वाले पेंटोस शुगर। तो देखो पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा, पेंटोज शुगर। जो पेंटोस शुगर होती है 5 कार्बन, पेंटोज क्यों कहते हैं, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। पेंटोस शुगर 2 है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, एक होती है राइबोज, एक क्या होती है राइबोज, और एक क्या होती है डीऑक्सी राइबोज। एक क्या होती है राइबोज होती है, और एक कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज जो शुगर होती है इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, और इसका जो फॉर्मूला होता है C5H10O4। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज। इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सी। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है। क्लियर। तो आपसे पूछे जाएंगे डीएनए में कौन सी शुगर होती है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है। तो याद रखना डीएनए में कौन सी शुगर होती है, तो डीएनए के अंदर ये होती है कौन सी, डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में कौन सी होती है, आरएनए के अंदर राइबोज। आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, राइबोज होती है, और डीएनए के अंदर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। अब इनका स्ट्रक्चर देखना इस तरह से होता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। ये किसका डायग्राम है, राइबोज शुगर का। राइबोज शुगर में कितने कार्बन होते हैं, 5। ठीक है, राइबोज शुगर में कितने कार्बन, 5। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। ये किसका डायग्राम है, राइबोज शुगर का। अगर इस दूसरे वाले नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा दो, यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये किसका डायग्राम है, राइबोज शुगर का। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो तो ये क्या हो गया, तो ये डीऑक्सीराइबोज हो गया। क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो तो क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज। अगर ऑक्सीजन लगा दो तो क्या हो गया, राइबोज। ऑक्सीजन हटा दो तो डीऑक्सीराइबोज। डायग्राम दोनों का एक जैसा होता है। तो डीएनए के अंदर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के अंदर होती है राइबोज। अब तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ लिया, पेंटोस शुगर हमारी हो गई, फॉस्फेट। तीसरे नंबर पर कौन सा होता है, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है H3PO4, H3PO4। तो ये यहाँ पर डायग्राम H3PO4 का फॉस्फेट। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कौन कौन, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्लियर। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो डीएनए के बारे में एक बार और। ऐसे न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड है किसका पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड क्या है, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। ये तीनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताना है, न्यूक्लियोसाइड, SID। न्यूक्लियोसाइड एग्जाम में पूछा जाए तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस पेंटोस शुगर। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड का पहला टाइप, डीएनए। न्यूक्लिक एसिड का पहला जो टाइप है वो क्या है, डीएनए। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। अब हम पहले नंबर का पढ़ने वाले हैं कौन सा, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। तो पहले नंबर का है डीएनए। न्यूक्लिक एसिड का जो पहला टाइप है वो क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
फर्स्ट इज डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। एग्जाम में पूछा जाता है डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, तो जिसने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की, डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, डीएनए की खोज किसने की है, फ्रेडरिक मैस्चर के द्वारा, डीएनए की खोज किसने की है, फ्रेडरिक मैस्चर के द्वारा। डीएनए शब्द किसने दिए है, डीएनए टर्म इज गिवन बाई किसके द्वारा, जैकेरिस, डीएनए टर्म इज गिवन बाई जैकेरिस। थर्ड वन इज, ठीक है, याद रखना डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, फ्रेडरिक मैस्चर ने, शब्द किसने दिया, जैकेरिस ने। क्लियर। अब एग्जाम में पूछा जाता है दो वैज्ञानिक हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने डीएनए की स्टडी की किससे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से डीएनए का अध्ययन किया, स्टडी की। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से अध्ययन किया। इन्हीं की स्टडी के बेसिस पर, इन दोनों ने जो स्टडी की है इसी के बेसिस पर वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। याद रखना डीएनए का डबल हेलिक्स, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने कब, 1953 के अंदर, 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। आपसे पूछेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो आपको क्या बताना है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला, किस किस को, विल्किंस को, ये वाला जो विल्किंस है, क्योंकि ये डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया गया है, डबल हेलिक्स मॉडल, ये वाला ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया किस पे बेसिस पर है, इनकी जो स्टडी थी इसके बेसिस पर। डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया किसके बेसिस पर, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो स्टडी की थी उसी के बेसिस पर इन दोनों ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। तो नोबेल प्राइज मिला किस किस को, विल्किंस को, इसके बाद किसको, वाटसन को और क्रिक, इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या मिला, नोबेल प्राइज, किसके लिए, डबल हेलिक्स मॉडल की 1962 में, ठीक है। तीनों वैज्ञानिकों को, विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक, इन तीनों वैज्ञानिकों को 1962 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, ठीक है। अधिकतर बच्चों को क्या याद रहता है, वाटसन और क्रिक, नहीं, तीसरा वैज्ञानिक, ये चौथा क्यों नहीं है, क्योंकि 3 से ज़्यादा वैज्ञानिकों को कभी नोबेल प्राइज मिलता नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 3, तो इन तीनों को मिला, विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है। अब इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको डीएनए का पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगी जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और जो पूछी जाती है। ठीक, आगे बढ़े। अब डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, अभी मैंने आपको बताया वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। क्लियर। वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया है कि डीएनए जो होता है दो किससे बना होता है, 2 चेन से। डीएनए इज कंपोस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए के अंदर कितनी चेन्स होती है, 2। डीएनए के अंदर कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 श्रृंखलाएं होती हैं ऐसे। डीएनए के अंदर कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज कंपोस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कितनी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
डीएनए इज कंपोस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 चेन से मिलकर एक चेन ये है और एक श्रृंखला ये है। 2 श्रृंखलाओं, डीएनए कितनी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है? डीएनए 2 श्रृंखलाओं से, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर एक श्रृंखला ये वाली, अगर इसमें 3 to 5 डायरेक्शन है, ये 3 to 5 बंद की दिशा, तो इसमें क्या होगी 3 से लेके 5, इसमें क्या होती है 3, मतलब बंद की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। अब इधर देखो, ये दोनों श्रृंखलाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इधर देखो, एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि ये डीएनए कितनी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं, ये जो दोनों श्रृंखलाएं होती है आपस में एक दूसरे के पूरक और प्रति समांतर होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या होती हैं? ठीक है, बोथ चेन्स, दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। याद रखना, दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के पूरक और प्रति समांतर होती हैं। पूरक व प्रति समांतर, दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं? पूरक और प्रति समांतर होती हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पूरक और प्रति समांतर का क्या मतलब है? इधर देखो, तो पूरक का मतलब क्या है? अगर इधर ए है तो इस तरफ क्या होगा? अगर एक श्रृंखला में एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ क्या होगा? टी। अगर इधर टी है तो इधर क्या होगा? ए। अगर इधर जी है नाइट्रोजन बेस तो इधर क्या होगा? सी। मतलब नाइट्रोजन बेस एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, पूरक ये हो गया। प्रति समांतर मतलब क्या होता है? बंद की दिशा अलग होती है। अगर ये 5 से स्टार्ट है, 3 पे खत्म है, तो दूसरी 3 से स्टार्ट होगी, 5 पे खत्म होगी। तो दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? कंप्लीमेंट्री होती हैं और एंटी पैरेलल होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक और प्रति समांतर होती हैं। ठीक है, अब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हैं, अलग नहीं हो रही। ये दोनों श्रृंखलाएं देखो आप यहाँ आपस में जुड़ी होती है। ये किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो दोनों श्रृंखलाओं के बीच में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दोनों श्रृंखलाओं के बीच में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दोनों श्रृंखलाएं आपस में किससे जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं किसके बीच में? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस है। जैसे ए किसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है? टी के साथ। जी किसके साथ बनाता है? सी के साथ। तो दोनों श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? दोनों श्रृंखलाएं आपस में हेल्ड टुगेदर बाई, दोनों श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में क्या होती हैं? दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। ये हाइड्रोजन बंध जो होती हैं किसके बीच बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस। हाइड्रोजन बंध किसके बीच बनते हैं? नाइट्रोजन बेस के बीच में। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारों के बीच में बनते हैं। नाइट्रोजन क्षार जैसे ए और टी होते हैं, इनके बीच में डबल नाइट्रोजन क्षार ए और जो टी होते हैं इनके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जी और सी जो होते हैं इसके अंदर ट्रिपल। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। याद रखना, डीएनए में कौन कौन से होते हैं? 4। कौन कौन से? डीएनए में एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता। ये जो यू होता है, यूरेसिल, ये किस में होता है? आरएनए में। आरएनए में होता है यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडिनिन, थाइमिन। डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 4। एडिनिन होता है, थाइमिन। तो एडिनिन किसके साथ जुड़ता है? हमेशा थाइमिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। तो ए और टी आपस में कितने हाइड्रोजन बंध? 2। एग्जाम में पूछा जाता है ए और टी के बीच आपस में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो आपस में कितने हाइड्रोजन बंध? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के क्या होती है? पूरक और प्रति समांतर, कंप्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये हाइड्रोजन बंध पूरक नाइट्रोजन क्षारों के मध्य बनते हैं। जैसे ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है और जी किसके साथ? सी के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम में एक चीज़ और पूछी जाती है, 4 घात इक्विवेलेंट रूल क्या होता है?
एग्जाम में एक चीज़ और पूछी जाती है, चारगाफ इक्विवेलेंट रूल क्या होता है। तो आइए अपन देखते हैं चारगाफ इक्विवेलेंट रूल। चारगाफ तुल्यांकी नियम, इक्विवेलेंट रूल क्या होता है, इक्विवेलेंट रूल, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं चारगाफ तुल्यांकी नियम। चारगाफ तुल्यांकी नियम क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। चारगाफ तुल्यांकी नियम क्या होता है, क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, चाहे वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, अभी हम डीएनए पढ़ रहे हैं, चाहे वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, ठीक है, चाहे वो डीएनए, तो याद रखना डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता नहीं, एक्सेप्शनली बहुत कम केसेस में आपको डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जनरली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए जनरली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब आरएनए के अंदर एक ही श्रृंखला होती है। अपवाद स्वरूप बहुत कम किसी एक में आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल सकता है। अगर है तो उसकी भी बात करेंगे, ये 0.1% की बात है, लेकिन अधिकतर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो चारगाफ तुल्यांकी नियम डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे ही लागू होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पर लागू नहीं होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना क्या होता है, पायरिमिडीन। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितनी प्यूरिन की मात्रा होती है उतनी किसकी मात्रा होती है, पायरिमिडीन की। इस नियम क्या कहता है कि एक डीएनए में जितनी नाइट्रोजन 4 प्यूरिन होंगे उतना ही क्या, पायरिमिडीन। तो देखो प्यूरिन कौन होते हैं, ए प्लस जी, ये दोनों होते हैं प्यूरिन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एडिनिन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, ये जोड़ नहीं रहा, ये आपस में जुड़ते नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्यूरिन। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, ए और जी, और साइटोसिन कौन और थाइमिन, ये क्या होंगे, पायरिमिडीन। यूरेसिल जो होता है, अभी मैंने आपको बताया यूरेसिल, ये डीएनए में होता नहीं है, होता तो पायरिमिडीन है लेकिन ये डीएनए में नहीं होता, ये किसमें होता है, आरएनए में, ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे। तो चारगाफ तुल्यांकी नियम क्या कहता है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना प्यूरिन होता है उतना ही क्या होता है, पायरिमिडीन होता है। जितना प्यूरिन होता है उतना ही क्या होता है, पायरिमिडीन। तो ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी। अगर इन दोनों का अगर 50% है तो 50% क्या होगा, ये भी होगा, दोनों बराबर है। अगर इन दोनों का अपन क्या करेंगे, ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी, तो याद रखना क्या आएगा, एक आएगा, दोनों बराबर है तो एक ही आएगा। तो चारगाफ तुल्यांकी नियम ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी क्या होता है, एक। इसको याद रखना, ये किस पर लागू होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड पर लागू नहीं होता। क्लियर। अब एक चीज़ और है, एक बेस रेशो होता है, क्या होता है, क्षार अनुपात, वो भी हम देखते हैं। क्षार अनुपात क्या होता है, ठीक है, डीएनए में एक क्षार अनुपात से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बेस रेशो क्या होता है, क्षार अनुपात, बेस रेशो क्या होता है डीएनए के अंदर, क्षार अनुपात क्या होता है। आपको एग्रीकल्चर में सब चीज़ कोई पढ़ाएगा नहीं, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी बायो पढ़ाते हैं, सिर्फ नीट को छोड़ के, नीट वाले पढ़ाते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ाता ना। तो एग्रीकल्चर में इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो भी कोई पढ़ाता है वो सब कुछ पढ़ाते नहीं है। बेस रेशो या क्षार अनुपात क्या होता है कि ए प्लस टी, ए किसके साथ बंध बनाता है, ए किसके साथ है, टी के साथ। अभी अपने देखा था ए डबल बॉन्ड किसके साथ, टी के साथ, जी किसके साथ, सी के साथ, ऐसे होते हैं। ये हमेशा किसके साथ बंध बनाएगा, टी के साथ, और जी हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ। या फिर कहें हम सी हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, जी के साथ, या फिर कहें टी हमेशा किससे जुड़ेगा, ए के साथ। तो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। देखो ए क्या है, प्यूरिन, और टी क्या होता है, पायरिमिडीन, जी क्या है, प्यूरिन, ये क्या है, पायरिमिडीन। मतलब जो ए किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ, और जी किसके साथ, सी के साथ, इन दोनों का जो अनुपात होता है, ठीक है, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो अनुपात होता है, इसी के क्या कहते हैं, क्षार अनुपात कहते हैं। ये हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कांस्टेंट क्या होता है, नियतांक का मतलब ये हर जाति के लिए अलग होता है। जाति मतलब ह्यूमन, पूरी स्पीसीज जो है, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबका बेस रेशो क्या होगा, एक। तो ह्यूमन के लिए जो बेस रेशो होता है वो कितना होता है, 1.57। याद रखना, ह्यूमन के लिए जो अनुपात होता है, दुनिया में
ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, आ रहा है, गुप्ता ब्राह्मण बनिया जो भी कुछ है, ठीक है ना, कोई भी है। बायोलॉजी के अंदर स्पीसीज का मतलब ह्यूमन स्पीसीज, तो उन सब के अंदर दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो यहाँ इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, सबका बेस रेशो क्या होगा 1.57। क्लियर, ठीक है ना। तो बेस रेशो हमेशा एक जाति का क्या होता है, कांस्टेंट होता है स्पीसीज का। जैसे ह्यूमन स्पीसीज या फिर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का अलग होगा, फंगस है तो फंगस का अलग होगा। हर स्पीसीज का एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। उस स्पीसीज के उस जाति के जितने भी सदस्य होते हैं उन सब का एक होगा। लेकिन ह्यूमन है तो दुनिया में, गाय है तो सभी गायों का, ठीक है, जितनी भैंस है सभी भैंसों का एक होगा। क्लियर है। तो इनके अनुपात जो है A+T/G+C जो है, क्लियर, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम, बेस रेशो या क्षार अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्या होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, डीएनए जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए तो आंसर है नेगेटिव, याद रखना। डीएनए कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए कितनी वेवलेंथ की लाइट को अवशोषित कर सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डीएनए कितनी वेवलेंथ की लाइट को, तो याद रखना है 260 नैनोमीटर या फिर 2600 एंगस्ट्रॉम लाइट, वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डीएनए 260 नैनोमीटर या 2600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्लियर। अब जो डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट किस पर, डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट किस पर, जीसी की मात्रा पर। किस पर निर्भर करता है, जीसी की मात्रा पर। डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, जीसी की मात्रा पर। तो जीसी की मात्रा जो है, ठीक है, वो प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होती है। जीसी की मात्रा प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होती है, यूकैरियोट्स में कम होती है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट प्रोकैरियोट्स का ज़्यादा होता है और यूकैरियोट्स का ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल का ज़्यादा होगा, यूकैरियोटिक सेल का कम होता है इसके कंपेयर में। अभी मैंने आपको क्षार अनुपात बताया, बेस रेशो। कभी कभी ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बेस रेशो यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल के लिए 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा, ठीक है ना। ये बताया मैंने आपको कि बेस रेशो क्षार अनुपात प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। तो याद रखना, यूकैरियोटिक सेल का जो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इसका लेस देन 1 होता है। क्षार अनुपात प्रोकैरियोटिक सेल का हमेशा लेस देन 1 क्यों होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, A+T/G+C। अगर ये ज़्यादा है हमेशा, तो भाग देंगे तो हमेशा 1 से कम आएगा। अगर इसके कंपेयर में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है और हम भाग देंगे, जैसे ये 10 है और ये 12 है, ठीक है ना, नीचे वाली संख्या हमेशा ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमेशा जो अनुपात आएगा वो 1 से कम आएगा। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक में जीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण उनका बेस रेशो 1 से कम होता है। और यूकैरियोटिक में जीसी की मात्रा 1 से क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा होती है, यूकैरियोटिक में जीसी की मात्रा कम होती है, इसलिए इनका बेस रेशो 1 से ज़्यादा आता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे पढ़ते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। डीएनए का जो, इसके बारे में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो। अब डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल है, क्या कहता है कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना, अगर हम बात करें संरचना, तो डीएनए की संरचना है ना, स्ट्रक्चर की या कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो डीएनए एक क्या होता है, हेलिकली कोल्ड रिवॉल्विंग लैडर, मतलब एक घुमावदार सीढ़ी के समान। आपने बहुत सारी बिल्डिंगों में ऐसे रास्ता देखे होंगे जहाँ पर घुमावदार क्या होते हैं, सीढ़ियाँ लगी होती हैं। आपने बहुत सारी बिल्डिंगों में ऐसी सीढ़ी देखी होगी ऐसे घुमाव वाली ऊपर चढ़ने के लिए। तो डीएनए की संरचना भी कुछ ऐसी होती है, घुमावदार सीढ़ी। कैसी होती है, घुमावदार सीढ़ी की तरह, घुमावदार सीढ़ी, ठीक है। हेलिकली कोल्ड रिवॉल्विंग लैडर,
रिवॉल्विंग लैडर, ठीक है, इसके समान। तो डीएनए की संरचना हेलिकली कोल्ड रिवॉल्विंग लैडर के समान होती है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस संरचना में देखो, आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए की संरचना में ये जो है, ये जो ना ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये ठीक, ये जो चैन है ये, इसको बोला जाता है बैकबोन। जैसे सिंपल भाषा में अपन समझें, जैसे होती है कि नहीं सीढ़ी चढ़ने के लिए, या ऐसे चढ़ने के लिए सीढ़ी जो है, तो इसमें जो है अपन गांव में देखते हैं बांस वगैरह की अपन बांध लेते हैं, बीच में डंडे लगा देते, तो इधर की है ना, या फिर लोहे की बना लेते हैं, इसमें लोहे के डंडे लगा लेते हैं। तो ये इसको कहते हैं बैकबोन। क्या कहते हैं? बैकबोन। ठीक है, बैकबोन जानते हो आप? बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी एक प्रकार से। तो आपसे पूछेंगे डीएनए की जो बैकबोन होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये किसकी बनी है? तो बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट। डीएनए की जो बैकबोन है, बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की। याद रखना, डीएनए की बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है बैकबोन। और ये वाले जैसे जो स्टेप होते हैं चढ़ने के लिए, हमने एक पैर रखा, दूसरा रखा, तीसरा, ऐसे यहाँ है कुछ ये जो स्टेप्स ऐसे। तो एक टर्न में डीएनए के पूरे एक घुमाव में ऐसे कितने स्टेप्स होते हैं? 10। तो ये जो स्टेप्स होते हैं पद, इन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टेप्स कहते हैं या पद। ये जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स या पद जिन्हें कहते हैं हम, ये जो, ठीक है ना, लोहे के डंडे, लकड़ी के डंडे अपन चढ़ने के लिए लगाते हैं कि नहीं, ये तो डीएनए में ऐसे ही होते हैं। तो इनको पद या स्टेप्स कहते हैं। तो स्टेप्स जो हैं, पद जो हैं स्टेप्स, ये किसके बने होते हैं? पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। किसके बने होते हैं? याद रखना, नाइट्रोजन क्षारकों के जोड़ी के, नाइट्रोजन क्षारकों के बने होते हैं। अगर देखो इधर ए है तो इधर क्या होगा? टी, तो ये पेयर हो गया। अगर इधर जी है तो इधर क्या होगा? सी। क्लियर है ना? तो ये पद या स्टेप्स किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस के। पद या स्टेप्स किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस के। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये है कि डीएनए के एक घुमाव में, डीएनए का एक पूरा कंप्लीट टर्न के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस, कितने स्टेप्स होते हैं? तो याद रखना 10। डीएनए के एक पूरे घुमाव में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो 10 पेयर्स। डीएनए के एक पूरे कंप्लीट टर्न के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डीएनए के पूरे एक घुमाव में कितने स्टेप्स होते हैं? तो आंसर है 10, या फिर 10 स्टेप्स बोलो, या फिर क्या बोलो, ठीक है। डीएनए के जो 1 कंप्लीट टर्न होता है, एक पूर्ण घुमाव, 1 कंप्लीट टर्न का मतलब एक पूर्ण घुमाव जो होता है, ठीक है, एक पूर्ण घुमाव किनके अंदर? 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। कितने होते हैं? 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस, या फिर 10 स्टेप्स, ऐसा लिखो। बात एक ही है, 10 जोड़ी नाइट्रोजन बेस लिखो या 10 स्टेप्स लिखो, 10 पस लिखो, एक ही है, ठीक है। ऐसे टोटल कितने हैं? 10। अब 2 इनके बीच की दूरी, कोई भी 2 ले लो, ये वाले ले लो, ये वाले, मतलब 2 स्टेप्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। याद रखना, 2 के बीच की दूरी क्या होती है? 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे टोटल कितने होते हैं? 10, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक पूर्ण कंप्लीट घुमाव की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। अरे होगी कि नहीं? 3.4 2 के बीच की है, ऐसे टोटल कितने हैं? 10। तो 3.4 इंटू 10, ऐसे 2 क्रमागत स्टेप्स के बीच की दूरी, 2 कंसेक्यूटिव जो होते हैं लगातार नाइट्रोजन बेसेस, या फिर लगातार जो क्या है पद स्टेप्स के बीच की दूरी क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे टोटल कितने हैं? 10 है। तो 3.4 इंटू 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 34, ठीक है। टोटल कितना? 34। तो इस 34 एंगस्ट्रॉम को हम क्या कहते हैं? इस 34 एंगस्ट्रॉम को क्या बोला जाता है? हेलिक्स लेंथ, ठीक है। क्या कहते हैं? यही पेपर में पूछा जाता है। डीएनए की हेलिक्स लेंथ क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की हेलिक्स लेंथ क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर? या डीएनए की एक पूर्ण घुमाव की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स लेंथ होती है। डीएनए का डायमीटर कितना होता है?
तो 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्या चल रहा है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए का बैकबोन शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है, स्टेप्स नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं। एक टर्न में कितने होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं। वन कंप्लीट टर्न में कितने होते हैं? तो 10 स्टेप्स या 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस होते हैं ये। और एग्जाम में पूछा जाता है डीएनए का जो मोलिकुलर वेट होता है, डीएनए का जो अणुभार होता है, तो डीएनए का अणुभार कितना होता है? 10⁻6 से लेके 10�9 डाल्टन। 10�6 से लेके 10�9 क्या होता है? डाल्टन होता है। इसकी अलग यूनिट होती है, याद रखना क्या होता है? डाल्टन। डीएनए का अणुभार। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी और जुड़ती है। डीएनए के साथ यूकैरियोटिक में कौन सी प्रोटीन जुड़ी होती है? याद रखना डीएनए में कौन सी प्रोटीन जुड़ी होती है? हिस्टोन। यूकैरियोटिक में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। यूकैरियोटिक डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन। जैसे हमें, तो हमारे डीएनए में कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन। अगर बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें कौन सी होती है? पॉलीएमाइंस, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सी होती है? पॉली। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो हिस्टोन नहीं होती, वहाँ पर कौन सी होती है? पॉलीएमाइंस होती है। अगर, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसकी जगह क्या होती है? हिस्टोन होती है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आपको कंप्लीट एडीए का, एएफओ का, इफको, एनएफएल, एनएससी का कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक में दी गई हमारी एप्लीकेशन की लिंक, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड करें। आप सभी के टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, आरई होगी, एसडी होगी, एडीए की, देन उसकी आईबीपीएस एएफओ की। आईबीपीएस एएफओ की टेस्ट सीरीज जो है वो 2990 में 299 50 टेस्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।